हाँ जी अभी मैं बताती हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए। टोटल आपका पेपर होगा 80 मार्क्स का, ठीक है। उसके 2 इक्वल पार्ट्स 50% 50% मतलब 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का होगा आपका स्टैट का पेपर, स्टैट का पार्ट होगा, एंड 40 मार्क्स विल बी देयर फॉर थ्योरी पार्ट, जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स उसका, ठीक है। अब वो जो 40 मार्क्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क वाले, ये जो मतलब क्वेश्चन m इन 2 मार्क्स, ठीक है। 10 क्वेश्चंस विल बी देयर फॉर 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप के। उसके बाद 2 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स वाले, मतलब हो गए 6 मार्क्स। ये हो गए 10 मार्क्स, ये हो गए 6 मार्क्स। उसके बाद 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स वाले, टोटल हो गए 3 into 4 12 मार्क्स। 2 क्वेश्चंस होंगे 6 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स वाले 12 मार्क्स। अब इनको ऐड कर दो तो ये हो गया 12 24 30 एंड 40, टोटल हो गया 40। सेम डिवीजन फॉर स्टैट्स, सेम डिवीजन फॉर आपका थ्योरी पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। देयर विल बी टू पार्ट्स विल बी देयर, पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स, पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी लिखा होगा या पार्ट बी लिखा होगा थ्योरी, ठीक है। तो टोटल हो गया 40 मार्क्स स्टैट्स, 40 मार्क्स थ्योरी, 80, ठीक है। और 80 का 40% 32, पासिंग मार्क्स आर 32। कम से कम आपके 32 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। ज्यादा हो वेरी गुड, इससे कम नहीं होने चाहिए तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आई होप ये लिख लिया सबने, 3 आवर्स का पेपर होगा। और word limit में लिख रही हूँ because students they don't pay attention to the word limit in spite of telling again and again, so I am going to write here, लिखे हमने, ठीक है। वन मार्क का क्वेश्चन, अगर कोई डेफिनेशन टाइप आता है तो 20 वर्ड्स तक, मींस आंसर शीट की हार्डली 1 लाइन या 1.5 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट, मतलब 20 वर्ड्स तक का आपकी एक लाइन बन जाए। वैसे इस तरह का आना कम ही है, मैं आपको बताती हूँ। 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, तो किस टाइप का वो मैं बता देती हूँ। सेकंड है 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, देयर वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 70 वर्ड्स, मतलब 60 to 70 वर्ड्स। मींस आपकी जो आंसर शीट है उस विड्थ ज्यादा होती है आंसर शीट की ना, तो उसके समझ लो आपको 2 लाइंस का एक पॉइंट आपका बन जाए। 3 मार्क्स है तो 3 पॉइंट्स बनने चाहिए। 3 पॉइंट्स में हर एक पॉइंट हार्डली ऑफ 2 लाइंस, जो आपकी मेन पेपर की आंसर शीट की लाइंस है 2 लाइंस, उससे ज्यादा नहीं। तो आप देख लो टोटल हो गया 3 पॉइंट्स अगर लिखने हैं तो 6 लाइंस का, ज्यादा भी चलो थोड़ा बहुत फालतू भी लिखना हो तो 6 to 7 8 लाइंस, उससे ज्यादा नहीं, बस उतना ही लिखना है। नो नीड टू राइट मोर बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। उसका कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता है कि आप ज्यादा लिख रहे हो, इतनी शीटें भर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। आप बल्कि वो नेगेटिव इफेक्ट जाता है कि बिना मतलब के आप लिख रहे हैं, ठीक है। आपको छोटा नहीं करना आ रहा, आपको समराइज नहीं करना आ रहा, तो आपने सिर्फ इतनी वर्ड लिमिट 60 to 70 वर्ड, मतलब आपकी आंसर शीट की हार्डली 6-7 लाइन्स, ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। सिमिलरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन, पॉइंट में ही लिखने हैं सारे आंसर्स, 4 पॉइंट्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स, 4 में 4 पॉइंट्स, और वर्ड लिमिट है 70 to 80, मतलब आपकी आंसर शीट की 8 to 10 लाइंस, ठीक है। आंसर शीट की छोटी कॉपी नहीं, जो पेपर पे आंसर शीट होती है विड्थ ज्यादा वाली, तो उसकी 8 to 10 लाइंस, हार्डली 2-2 लाइंस का या 2.5 लाइन का एक पॉइंट, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं देना, फालतू नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो थ्योरी वाला होगा, उसमें वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड्स, मतलब आपकी आंसर शीट की समझ लो आप 2 पेज, 1.5 पेज या 2 पेज, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अननेसेसरी नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये तो हो गया थ्योरी पार्ट का।
जो है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, स्टैट्स में मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी ऑन प्रैक्टिकल पार्ट। ज्यादातर उसका काम जो होगा, कोई सम आ गए या कोई डायग्राम वाला आ गया, फ्रीक्वेंसी डायग्राम वाला आ गया, कोई सीरीज बनाना, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होगा। बट स्टिल उसमें भी कुछ थ्योरी आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेसन है वो है थ्योरी वाला, इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स, थ्योरी ही आनी है उसमें। सेकंड है वो जो कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी वाला, उसमें भी ऑब्वियसली क्वेश्चन ही पूछा जाएगा तो थ्योरी आएगा। इन एडिशन टू दैट बाकी के जो ये न्यूमेरिकल वाला है सारा, उसमें किसी की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, जैसे डिफाइन मीडियन, डिफाइन मोड, डिफाइन आगे डिफाइन बार डायग्राम, डिफाइन, ऐसे सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, वो एक आधी लाइन में आपका आ जाएगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है गिव फॉर्मूला, जैसे मान लो स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ मीन इन, आगे कोई सीरीज का नाम देके कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। या जैसे व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मिड वैल्यू, सिंपल फॉर्मूला, कोई एक्सप्लेन नहीं करना वन मार्क, सिर्फ फॉर्मूला, इस तरीके का भी हो सकता है क्वेश्चन। या कोई किसी की कोई टाइप का नाम बता दो, किसी के आगे कोई पार्ट्स है तो पार्ट्स का नाम बता दो, उस तरह से, ठीक। और ये भी आ सकता है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली साइड में, कोई जैसे ड्रॉ एनी डायग्राम, कोई टॉपिक है उसका डायग्राम, कोई नाम दिया होगा इसका डायग्राम ड्रॉ करो, तो 1 मार्क में डायग्राम का मतलब आपने जो भी कर्व है या जो कुछ भी है वो प्रॉपरली ड्रॉ करना है, प्लस उसके लेबलिंग करनी है। बिना लेबलिंग के आपका डायग्राम पूरा नहीं माना जाएगा, उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। वाई एक्सिस पे व्हाट आर यू शोइंग ऑन एक्स एक्सिस, वो जो भी आप कर्व है या लाइन है, जो भी उसका क्या नाम है, वो सारा लिखना है, प्रॉपर लेबलिंग, बाकी एक्सप्लेन नहीं करना कुछ भी, ओनली लेबलिंग, ठीक है। जैसे मान लो डिमांड है, ड्रॉ डिमांड कर्व, तो अब वाई एक्सिस पे आपको लिखना पड़ेगा प्राइस, एक्स एक्सिस पे यू हैव टू राइट डिमांड या कोई चीज का नाम, कमोडिटी इसकी डिमांड, और डी डिमांड कर्व, तो ये मतलब लेबलिंग करके देना, ठीक है सर। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले भी बताया फिर से बता रही हूँ, अगर यू गेट द क्वेश्चन रिलेटेड टू डायग्राम्स, बार डायग्राम से रिलेटेड या पाई डायग्राम, ठीक है, फॉर दैट नो स्टूडेंट विल गेट अप एंड रिक्वेस्ट फॉर ग्राफ पेपर, उसके लिए ग्राफ पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड। डायग्राम वाला पार्ट कोई भी आए दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द आंसर शीट, ग्राफ नहीं मिलेगा उसके लिए। आई रिपीट, फॉर एनी टाइप ऑफ बार डायग्राम, सिंपल, मल्टीपल, सबडिवाइडेड, परसेंट या पाई डायग्राम, if you get any question in the paper related to these types, no graph paper will be given, these can be drawn on the simple answer sheet, उस पे ही बना सकते हैं, ठीक है, किसी ने नहीं मांगा। बट इन केस यू गेट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, जैसे हिस्टोग्राम बनाइए या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए या ऊंचाई वाला क्वेश्चन है वो बनाइए, या एक और आपको याद है मीडियन की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एक मोड की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये वाला अगर पार्ट आएगा तो ग्राफ पेपर इज रिक्वायर्ड, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। टीचर अपने आप इन्विजिलेटर दे देंगे, नहीं देंगे तो आप खड़े होकर पूछ सकते हो। आई रिपीट, जिसमें भी फ्रीक्वेंसी कुछ आएगी, जिस भी डायग्राम में कुछ फ्रीक्वेंसी आती है, चाहे वो मीडियम की प्रेजेंटेशन हो ग्राफिकल, या मोड की हो, या हमारे ये पॉलीगन, हिस्टोग्राम, आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऊंचाई जिसको बोलते हैं, इन सब में फ्रीक्वेंसी आती है विच इज शोन ऑन वाई एक्सिस, उसके लिए ग्राफ पेपर यू कैन आस्क, वो अपने आप ही आपको दे देंगे, ठीक है। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ये इंस्ट्रक्शन पेपर में ना भी लिखी हो तो भी आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वर्ड लिमिट ना भी दी हो, ठीक है ना, तो कई बार स्पेस बचाने के लिए हम लोग रहने देते हैं, वैसे क्लास में बता देते हैं, तो ये इवन देन यू हैव टू फॉलो दिस वर्ड लिमिट, इसके अकॉर्डिंग ही यू हैव टू राइट द आंसर्स, एंड ऑल आंसर्स नीड टू बी रिटन इन, जो थ्योरी के होंगे जो भी, वो पॉइंट्स में आने चाहिए, पैराग्राफ में नहीं लिखना है कोई भी, पैराग्राफ्स आर टू बी अवॉइडेड। बुक्स में हमेशा पैरास में ही दिया होता है, बट व्हेन वी अटेम्प्ट इन द पेपर या टेस्ट में करते हैं तो पॉइंट्स हमने सोच के बनाने होते हैं, मतलब जो जो हम पेपर दे रहे हैं हमने ही सोच के बनाने होते हैं कि कौन सा पॉइंट बनना है या इस बात को कैसे पॉइंट में हम मैनेज कर सकते हैं, अपने आप से ही सोचना होता है। और जो न्यूमेरिकल है उसमें वर्ड लिमिट का तो कोई है ही नहीं, उसमें तो कैलकुलेशन ही है, बट वो करना नीटली है। अच्छा, वो याद आ गया, उससे भी कोई देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा शीट, रफ शीट नहीं मिलेगी आपको किसी भी पेपर में, चाहे वो अकाउंट्स का है चाहे वो इकोनॉमिक्स का है, कोई भी है, ठीक है। रफ काम के लिए यू हैव टू ड्रॉ मार्जिन्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड के मार्जिन पे आपने सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखना होता है, आंसर नंबर ये, आंसर नंबर सो, ठीक है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आंसर नंबर वो लेफ्ट साइड पे लिखना होता है, बस इतना ही।
बट जो राइट साइड का मार्जिन है दैट कैन बी यूज्ड फॉर योर रफ वर्क। तो अब जहाँ पर आपका स्टैक का काम आएगा वहाँ थोड़ा सा वाइड मार्जिन आप रख सकते हो, थोड़ा ज्यादा, ठीक है, बिट्स ज्यादा रख के मार्जिन में आपने रफ का मार्जिन में। फिर जो आपका स्पेस होगा शीट का उसमें रफ वर्क नहीं करना है, गंदा गंदा काम नहीं करना है। लास्ट टाइम बीच में ही आप सारा कुछ टेस्ट भी देखती हूँ ना, बीच में ही वो किचमिच सी की होती है, वो अनटाइडी हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि फेयर क्या है और रफ क्या है। तो सारा रफ वर्क टू बी डन इन द मार्जिन्स ओनली, राइट साइड के मार्जिन, ठीक है। एक और इसी के साथ रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें प्रॉपर स्टेप मार्किंग होती है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपका आता है, मान लीजिए मीन का कोई क्वेश्चन आ गया है ना, स्टेप डेविएशन मेथड से कोई मीन निकालना, कोई वैल्यूज दी हुई, तो अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन, पहले आप वो टेबल पूरा करोगे, dx निकालोगे, d डैश x निकालोगे, f d डैश x जो भी है वो सारे कॉलम्स आप स्केल की हेल्प से वो सारे नीटली आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, मेथड लिखना है, उसके बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करना है। ये सारे स्टेप्स ही माने जाते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ टेबल बनाते हो बाकी का कुछ नहीं करते तो नंबर 2 ही मिलेंगे 6 में से, मैक्सिमम ही 6 है, तो सिर्फ टेबल से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपका टेबल भी चाहिए, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखोगे, प्रॉपर सही फॉर्मूला, उसके बाद उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद जाके आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा। तो ये सारी चीजों को केयरफुली करना। और जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सपोज आपने फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर नहीं निकल रहा, कैलकुलेशन लॉन्ग जा रही है ना, कोई डिवाइड करना नहीं निकल रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो माई सजेशन इज आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। कैलकुलेशन नहीं हो रही, डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ नहीं आपसे हो रहा है, उसको छोड़ दो। कितने नंबर कटेंगे आपके? ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर कट जाएगा, 2 कट जाएंगे, और ही चलो देखो मान लो सब्स्टिट्यूशन भी गलत है, 3 नंबर कटेंगे, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो नहीं कट सकता। बट इफ यू डिवोट हाफ एन आवर या उससे भी ज्यादा टाइम, 40 मिनट 50 मिनट, आप कैलकुलेशन भी आपका दिमाग अटक गया, आप वहीं लगे हुए हो, है ना, तो आपका बाकी का पेपर रह जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो माई सजेशन इज कि अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा उसको वहीं छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, बाद में करना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि करना नहीं है, दैट कैन बी डन लेटर इन द एंड, बट इन द मीन टाइम आप अपना बाकी का पेपर कंप्लीट करिए, बाकी का पेपर ना छूट जाए। तो कंप्लीट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उनको सबको पूरा करो, बाद में करने के बाद फिर अपना थोड़ा टाइम बचा के रखो, उसको आपको जो छोड़ा था आपने, दैट कैलकुलेशन कैन बी डन लेटर इन द एंड, क्योंकि वो 2 नंबर कट भी गए, बाकी का आप 40 मार्क्स का 50 मार्क्स का पेपर छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। और एक और इसी के साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, all questions are to be done in ascending order, serial order, ठीक है। जैसे पार्ट 1 से आप स्टार्ट करते हो, 1 2 3 सीक्वेंस में करने हैं सारे क्वेश्चन, सीक्वेंस को स्पॉइल नहीं करना है। इन केस यू डोंट नो एनी आंसर, मान लो आपने 4 क्वेश्चन कर लिए, 5वें का आंसर नहीं आता, स्पेस छोड़ दो। मार्क्स तो आपको वहां लिखे ही होते हैं, पता चल जाता है कि 1 नंबर का कितनी लाइनें छोड़नी है, 1 लाइन छोड़नी है, 2 छोड़नी है, 3 नंबर का है तो अपने राइटिंग के हिसाब से 6 7 लाइन छोड़नी है। जितना जितना भी मार्क्स का है, आपको वर्ड लिमिट तो मैंने बताई दी, तो जितने भी मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेटली यू लीव द लाइंस, आंसर नंबर लिख लो, आंसर नंबर 7 जगह छोड़ दो, नहीं आता। 8th क्वेश्चन आता है, उसका आंसर लिख लो, फिर 9th नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़ दो, 10th आता है वो कर लो, मतलब जो नहीं आते उसके लिए उनका स्पेस छोड़ते जाओ। ये नहीं करना कि पहले आप 1 2 3 4 कर लिया, फिर उसके बाद 4th के बाद 6th कर दिया, 9th कर दिया, बीच में छोड़ दो। ऑर्डर खराब नहीं करना है, स्पेस छोड़ते हैं। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि करना नहीं है, करने तो है ही है सारे, पहले जो आता है पहले वो पेपर करना। प्री कंडीशन है कि पहले पास होना जरूरी है, ठीक है। पहले जो आता है आप एटलीस्ट वो काम तो करो, बजाय ये सोचते रहने के कि इसका क्या आना था, इसका, अगर सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करें। टाइम तो फिर पेपर वाले दिन तो टाइम भी जल्दी भागता है, तो पहले जो आते हैं उनको अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकियों के लिए स्पेस छोड़ते जाओ बीच बीच में, और उनको आप बाद में सोच के, जो थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, बाद में आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और, अगर बहुत सोचा आपको नहीं याद आ रहा, ध्यान में आ ही नहीं रहा कि व्हाट कैन बी द आंसर फॉर दिस, नहीं ध्यान में आ रहा, एटलीस्ट इतना क्वेश्चन पढ़ के लेसन का नाम तो याद आ ही जाता है। अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता लगता हमें, तो थोड़ा सा लाइन पढ़ के ये तो अंदाजा हो ही जाता है ये कौन से लेसन का क्वेश्चन है। आप उससे रिलेटेड जो भी आपको कोई डेफिनेशन आती है आप वही लिख लो, जो पता है उससे रिलेटेड, उस जो भी आपके फिर मतलब, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट एरिया दैट स्पेस ब्लैंक,
माई ओनली सजेशन है कि ओपिनियन है कि उसकी जगह बेटर है आप लिख दो जो आपको आता है, कोई डेफिनेशन आती है आप वही लिख दो, कोई फीचर्स है उसके वो लिख दो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाता है। हाफ मार्क का ठीक हो सकता है, 1 नंबर का ठीक हो सकता है, मान लो सारा नहीं भी ठीक हुआ, हो सकता है सारा गलत भी हो, दैट्स ऑल्सो इक्वली पॉसिबल, बट एटलीस्ट हमें चांस फैक्टर नहीं लेना चाहिए। मैं छोड़ ही दिया, अगर आप छोड़ ही दोगे अनअटेम्प्टेड रह जाएगा आपका क्वेश्चन वो, तो आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, है ना। जैसे आपने 80 में से अटेम्प्ट ही 70 मार्क्स का किया, तो आपने मान लो सारे ही ठीक है, तो मार्क्स तो 70 में से 70 ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। बट अगर आप अटेम्प्ट 80 मार्क्स का करोगे, 70 का आपका ठीक है, बाकी का चलो ठीक है थोड़ी बहुत गलती होगी, तो एक आधा नंबर 2-3 नंबर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाता है, तो वो आपका एक पॉजिटिव साइड होती है पेपर अटेम्प्ट करने। ये कॉमन है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं कि इट इज ओनली फॉर इकोनॉमिक्स, ये तो सभी के लिए कॉमन ही है, कोई भी सब्जेक्ट हो, बट पहले जो आता है पहले उसको पढ़े। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन आई गेव इन द अदर सेक्शन आल्सो, सेम ही बातें बताई वहां भी, और थोड़ा नीट एंड क्लीन पेपर करने सीक्वेंस में। हाँ, वन मोर, यू कैन डू पेपर पार्ट जो भी आपको ठीक लगता है, 2 पार्ट्स होंगे ना, 1 पार्ट ए स्टैट्स का, पार्ट बी जो थ्योरी का है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर आप पार्ट ए पहले करना चाहते हो ठीक है, आप उसको कर लो, पार्ट बी को करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको कर लो, बट जो भी पार्ट शुरू करना है उसको पूरा सीक्वेंस में करो। पार्ट बी पहले करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर लो, बट उसके जो जहां से भी वो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है उसको पूरा सीक्वेंस में ऑर्डर में करिए, सीरियल नंबर के हिसाब से। जब वो पार्ट फिनिश हो जाए उसके बाद फिर देन यू कैन स्टार्ट पार्ट ए। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, बट कोशिश करो असेंडिंग ऑर्डर में करने की, ठीक है, प्रेफरेबली असेंडिंग में करो। और मैंने आपको तरीका बता दिया, जो नहीं आता उसकी जगह छोड़ दे जाना, कोई दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है। ठीक, और वर्ड लिमिट टू बी गिवन स्पेशल केयर। वर्ड लिमिट बिना मतलब के अननेसेसरीली शीट्स नहीं भरनी है कि दे दनादन 4-4 शीट भर दो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 3 नंबर के क्वेश्चन, उसके कोई फायदा नहीं है। रादर वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है टीचर के दिमाग के ऊपर कि बच्चे को पता ही नहीं चल रहा कि इसको कैसे ब्रीफ करना है, समझ ही नहीं आ रही कि छोटा कैसे करना है। सीनियर क्लासेस में ये चीज मेन होती है कि हमने जरूरत पड़ने पे हाउ टू एक्सपैंड और जरूरत पड़ने पे हाउ टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट कैसे करें और लॉन्ग कैसे करें, दोनों स्किल आने चाहिए, यही अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टाइल ऑफ पेपर। व्यू प्रिंट अभी जब हमें कहा जाएगा ओनली देन वी कैन शेयर, बट मैंने आपको ये सारा बता दिया। हाँ, एक और PT2 के जो सिलेबस है 28 अगस्त को उसका PDF मैंने भेज दिया था, नेम्स ऑफ चैप्टर्स का, बाद में आप चेक कर सकते हो। 28 अगस्त को PT2 सिलेबस इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, वो सारे चैप्टर्स आपको आएंगे। और एक सिर्फ एक टॉपिक है PPC वाला, जो थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आ जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स एट PPC। तो लेसन का नाम तो वही होता है, लिखा तो मैंने ऐसे ही है, पूरा ही लिखना पड़ेगा नाम तो, बट उसमें PPC वाला नहीं आएगा आपको, वो नए सिलेबस में, वो रिवाइज सिलेबस में PPC पार्ट डिलीट हो चुका है, बट लेसन के नाम में तो मैंने लिखा ही हुआ है, तो घबरा नहीं जाना, याद नहीं करना उसको, वैसे पढ़ना हो पढ़ सकते हो, करवाया तो हुआ ही है, समझ के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ने में तो कोई नुकसान नहीं, बट वो पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी के सारे चैप्टर्स एज इट इज है, उनमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, वो सारे हमने किए हुए हैं, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द क्लास, तो वो सारे करने, उसमें कुछ डिलीटेड नहीं है। अदरवाइज आपको नया रिवाइज्ड सिलेबस भी भेजा हुआ है, मेरे ख्याल से 7 अगस्त या 7 या 8 अगस्त के आसपास, तो वहां से देखना, वहां देख लेना, बट अभी जो स्कूल का पेपर है वो PT2 का, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया वो हम एग्जाम्स के बाद करेंगे। और हाँ, एक और शिवांग, मैं आपको भी एड्रेस कर रही हूँ, सिर्फ उनको ही नहीं, अगर ग्राफ आता है तो ग्राफ को वही अटैच करना है जहां उसका क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, मान लो 18th क्वेश्चन है मान लीजिए, तो 18th क्वेश्चन जहां आपका, आप आंसर शीट में लिखो जहां 18th क्वेश्चन बनता है वहीं उसको अटैच करना है। ये नहीं कि पहले बिल्कुल बिगनिंग में कर दो या बिल्कुल एंड में लटका दो, उसको वो फट जाता है, वो नहीं करना। जहां पर उसकी स्पेस आती है, उसका पॉइंट आता है क्वेश्चन के नंबर का, वहीं पे उसको आपने अटैच करना है। ठीक है, these were the instructions related to the attempt of the question paper economics का। अब हम करते हैं, आप अपना कॉपी पे लिखिए एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट,
प्लीज राइट, आप भी लिखो बेटे। ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ड्रॉ ए frequency polygon. Information I am going to write on the board. All values are less than. This is related to income. Less than 20 rupees, less than सारे rupees में, less than 30, 40, 50, 60, less than 70. और number of families are 6, 15, 25, 40, 52, 60. Question है, draw a frequency polygon. अब ये ऐसा क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में आ सकता है. अब क्या करना है, पहले तो आपने देखना है कि कुछ भी बनाना हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो या हिस्टोग्राम हो या कुछ भी है, तो उसके लिए वी नीड सिंपल एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए. सिंपल एक्सक्लूसिव, तो इसका मतलब ये दिया हुआ है हमें लेस देन करना है, तो पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं. चलिए आप भी करिए. क्या बनेंगे इंटरवल्स? फर्स्ट क्या बनेगा? नहीं, सभी में 10 का डिफरेंस है, तो कौन सा इंटरवल का बनेगा? लेस देन 20, मतलब 10 माइनस कर दे. 10 से 20 पहला इंटरवल बनेगा. 10 to 20, फिर 20 to 30, सो लास्ट कौन सा बनेगा? लेस देन 70, 60 to 70. लास्ट बनेगा 60 to 70, फर्स्ट बनेगा 10 to 20. उसके बाद इनको भी अरेंज करिए. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. इसकी पहचान क्या है? लगातार बढ़ती जा रही है, और लेस देन है वो हमेशा क्यूमुलेटिव है. तो इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? फर्स्ट सेम रहती है 6, आगे नेक्स्ट में से पिछले को माइनस कर दो. 25 माइनस 50, 10. 40 माइनस 25, 15. 52 माइनस 40, 12. 60 माइनस 52. इसको एक बार टोटल चेक करिए. 60 बनता है, ये बनना चाहिए. जो लास्ट CF है उसके इक्वल आपका सिग्मा M बनना चाहिए. चेक कर लीजिए. अगर 60 आता है तो ठीक है, आ रहा है, ओके. अब आपने अपना जो ग्राफ के ऊपर है, ग्राफ है तो उस पर कर लो, नहीं है तो कॉपी पे बना लो, बट अदरवाइज ये ग्राफ का काम है. एक्स एक्सिस पे आप लिखिए क्लास इंटरवल्स जो आपने बनाए 10 to 20, तो आपके बनेंगे 0, फिर अगला पॉइंट लगेगा 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70. एक पॉइंट एक्स्ट्रा लगाना है 80 तक. और आपकी फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम 15 है, तो आपकी चॉइस है. आप 2 का गैप ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, 12, 8, 10, 12 ऐसे ले सकते हो. 3 का लेना 3 का ले लो, आपकी मर्जी है. 3, 6, 9, 12, 15. 5 का लेना आपकी मर्जी है, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं. जी कृपा चावला, पर्सनल मैसेज बेटे, जिसको भेजना है उसको भेजिए, सबको नहीं भेजना है पर्सनल मैसेज. अब करिए इसको ड्रॉ. बना दिया बेटे आपने? बनाइए, ड्रॉ करिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. कॉपी पे बना लो, ग्राफ नहीं है तो कॉपी पे बनाइए.
फर्स्ट इंटरवल की वैल्यू क्या आई थी आपकी 6, 10 to 26। अब ये अच्छा, इसके बाद आपकी चॉइस है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और दूसरा होता है विदाउट हिस्टोग्राम। तो मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज लिखा होगा पेपर में, नहीं लिखा फिर आपकी चॉइस होती है, जैसे मर्जी आप बना सकते हो। फिर उस केस में आपको नीचे मिड पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे, बट हियर आई वांट टू ड्रॉ विद हिस्टोग्राम। 10 to 20 की वैल्यू है 6, 30 to 40 10, 10, 40 to 50 10 के बाद 15 इनको आपने इनके मिड पॉइंट्स को सर्कल कर लो, मिड पॉइंट्स। जहाँ भी ना अगर सिर्फ पेंसिल से लगाते हो वो दिखता नहीं है, छोटा सा पॉइंट डॉट से लगा के उसके ऊपर छोटा सा सर्कल कर सकते हो ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल दीस आर द जॉइंट्स, स्केल से जॉइंट उसके बाद नहीं आप स्केल से करोगे, ग्राफ के ऊपर ये करना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल सही बनता है। यहाँ तो मैं फ्री हैंड से कर रही हूँ, आप भी फ्री कॉपी पे ही कर रहे हो, ठीक है। ग्राफ पे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, अब इसके बाद जो मेन बात है, लुक हियर मेन पॉइंट। अब हमने क्या किया, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। तो मिड पॉइंट का मतलब मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, ये कौन सा मिड पॉइंट होगा, ये क्लास इंटरवल है हमारा 10 से 20, तो इसका मिड पॉइंट क्या है 15, आगे अगला 25, अगला 55, 65, अगला क्या होना चाहिए 75, 10 से गैप आएगा, उसको यहाँ पे आते हैं, उसका कोई बात नहीं है, यहाँ पर आते हैं 75, यहाँ पर इसको ज्वाइन इन द सेम वे। अब ये पहला था 15, 15, 25, 10, 10 का गैप है, तो 15 से पहले क्या होगा 5 होगा, 15 में से 10 माइनस करें तो 5 का मिलेगा, 0 से 10 के बीच में यहाँ पर अगर मान लो उधर जाता है वाई एक्सिस के दूसरी तरफ जाता है नेगेटिव साइड पे, तो भी कोई बात नहीं, हमने कोई नेगेटिव तो कुछ नहीं करना है, आपने बस डिफरेंस देख लेना है। मान लो यहाँ बनता है अगर -0.5 बनता है तो उधर वहां ज्वाइन कर देना, वो हमने प्लस माइनस को कंसिडर नहीं करना है, हमने सिर्फ एरिया को देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से करके साथ में आपने लिखना है इधर नंबर ऑफ फैमिलीज, तो इनकम ऊपर हेडिंग देना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन showing income distribution of families, या simply showing income distribution, frequency polygon showing income distribution, बस इतना करना है। ये अगर आप नहीं लिखोगे, शिवांग why are you talking, अगर राघव ना आता फिर किससे बात करेंगे, वॉल्स के साथ। अगर लेबलिंग नहीं होगी तो आपके नंबर कटेंगे, 2 मार्क्स कट जाएंगे, टाइटल नहीं होगा, लेबलिंग नहीं होगी तो मार्क्स नहीं लगते। चलो दिस वाज टुडेज क्वेश्चन, ये मैं करवाना चाहती थी, इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप में कोई भी आ जाए, कोई भी तरह से हमें ट्विस्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, जैसे मान लो इंक्लूसिव दिया है या मोर देन फॉर्म में दिया है या मिड पॉइंट सीरीज दी है, आगे उसका कुछ कहा है कि बनाओ हिस्टोग्राम या आगे कोई नाम दिया हुआ है, तो पहले आपने उसको सिंपल एक्सक्लूसिव में लेके आना, सिंपल उसको बनाना है पहले, स्पेशली इन केस ऑफ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो हिस्टोग्राम से बनाने वाला है उसको सिंपल चेंज करके उसके बाद फिर आप जो आगे बनाना है वो बनाएंगे। चलो विद दिस
want to end the meeting because bell is also about to ring. 2 minutes again. 2 minutes. Last minute is going on. Chalo ji, thank you.